नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। आज हम इस शो में बात करेंगे गैस्ट्रिक और एसिडिटी के बारे में। क्यों होती है ये और क्या कारण रहते हैं, या क्या अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके इसको कम किया जा सकता है, या कई बार हम क्या करते हैं कि कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से ले लेते हैं, उसका क्या रिस्क रहता है, क्या उसके फ़ायदे रहते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन कुमार, जो कि श्री हरिहर हॉस्पिटल में एज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि मंडी में सिर्फ एकमात्र डॉक्टर हैं ये गैस्ट्रो के, और श्री हरिहर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि गैस्ट्रिक और एसिडिटी क्या होती है। मैम ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज में यूजुअली गैस्ट्रिक और एसिडिटी बोलते हैं। ऐसे इसका एक्चुअल मेडिकल टर्म होता है डिस्पेप्सिया। सो डिस्पेप्सिया एक यूजुअली फ्रीक्वेंटली होता है पेशेंट्स को। मतलब इसको बेसिकली 4 सिम्टम्स होते हैं मेन। एक तो ऊपर वाला पेट में दर्द होना, मतलब नाभि के ऊपर वाला पेट में दर्द होना। एक तो दूसरा पेशेंट को कई बार बर्निंग सेंस, मतलब जलन का सेंसेशन होना ऊपर वाला पेट में। या और पेशेंट को कई बार खाना खाते ही पेट में हैवीनेस लगना कि पेट भारी हो गया, पेट जल्दी भर गया, पेट में हैवीनेस फील हो रहा है। ये सब यूजुअली डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स होते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसको गैस्ट्रिक या एसिडिटी की तरह बोला जाता है। सर, कई लोगों को बहुत ज़्यादा डकार भी आते हैं, वो भी गैस्ट्रिक की कैटेगरी में आते हैं। हाँ मैम, आते हैं। डकार किस वजह से आते हैं? डकार के लिए 2 चीज़ होते हैं। एक तो जब स्टमक में ज़्यादा एयर कंटेंट होता है, इधर ड्यू टू कुछ पेशेंट्स को आदत रहती है कि जब खाते हैं कि एरोफेजिया बोलते हैं कि एयर ज़्यादा स्वेलो करते हैं, वो डकार की तरह बाहर आता है। या कुछ पेशेंट को हैबिचुअल रहता है कि एक बार 2 बार हो गया तो बार बार वो डकार लेने से मुझे रिलीफ आता है, जैसे है ना। कुछ हैबिचुअल बेल्चिंग भी होता है, एक बार प्रॉपर बेल्चिंग होता है ड्यू टू एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन, उससे भी होता है। तो यूजुअली ये भी आता है गैस्ट्रिक के अंदर। बट एक तो सब टाइप एक माइनर सिम्टम की तरह हम इसको देखते हैं। मेनली पेन और ब्लोटिंग मतलब पेट में भारीपन होना, पेट में फुला हुआ जैसा फील होना, इसको ज़्यादा तरफ गैस्ट्रिक का मेन पार्ट में माना जाता है। सर, हम 2 टर्म्स सुनते हैं, एक एसिडिटी होता है, एक एसिड रिफ्लक्स होता है, तो ये दोनों में कोई अंतर है या ये सेम ही चीज़ है? या मैम, दोनों में अंदर है। एसिडिटी एक अलग है, एसिड रिफ्लक्स एक अलग है। एसिडिटी मतलब मैंने आपको अभी बताया एसिडिटी का क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है। अगर एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है, मैं आपको एक इन्फोग्राफिक दिखाता हूँ। एक एसिड रिफ्लक्स में ऐसे होता है, आप यहाँ देख सकते हो। इधर एक तो ये स्टमक है, ठीक है। इसमें ये स्टमक में एसिड सेक्रेट होता है, ठीक है। ये खाने वाली नली है, इसोफेगस जो बोलते हैं ना हम लोग। जैसे खाना खाता है, पहले खाना इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से सीधा स्टमक में जाता है। जब स्टमक और इसोफेगस के बीच में जो जहाँ पे जंक्शन होती है, जहाँ पे इसोफेगस या खाने वाली नली जाके स्टमक के या पेट के साथ जुड़ता है, वहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर मतलब वाल्व जैसा होता है, हम मेडिकल टर्म में उसको स्पिंक्टर बोलते हैं। जो वाल्व होता है ये 1 साइडेड होता है। जैसे कि आप खाना खाया, खाना खा के सीधा खाने वाली नली में जाएगा खाना। उसके बाद ये जहाँ पे खाना नहीं चाहिए तब ये वाल्व खुलेगा, जब पेट में खाना जाएगा, फिर उसके बाद वो वाल्व बंद हो जाएगा। मतलब ये 1 साइडेड होता है। जब एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो वाल्व लूज रहता है। जैसे कि जो वाल्व में एक मज़ल होती है, मज़ल लूज हो जाता है। जब ये मज़ल लूज होती है तब पेट में जो भी एसिड बनता है, वो एसिड ऊपर को आता है इसोफेगस में, खाने वाली नली में ऊपर रिफ्लक्स होता है। जो ये रिफ्लक्स होता है तब क्या होता है ना, जैसे यूजुअली हमारा इसोफेगस जो खाने वाली नली होता है ना, एसिड रिफ्लक्स के लिए सेंसिटिव होता है। मतलब उसका जो अंदर टिश्यू होता है वो उसके लिए बना हुआ नहीं रहता, उसको सहन करने जैसा बना हुआ नहीं रहता। तब एसिड रिफ्लक्स ऊपर आता है, तब क्या है ना, खाने वाली नली में जो म्यूकोसा होता है अंदर या टिश्यू होता है, इरिटेट होता है। जब वो इरिटेट होता है तब हमें सिम्टम्स आते हैं उसके। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को छाती में पेन आता है, चेस्ट पेन बोलते हैं, चेस्ट पेन आता है। या कुछ पेशेंट्स को जलन का महसूस होता है, हम उसको रेट्रोस्टर्नल बर्निंग बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो चेस्ट के पीछे जलन जैसा फीलिंग आती है। कुछ पेशेंट्स को मुंह में बहुत ज़्यादा खट्टा पानी आता है, या कड़वा पानी आता है, या पानी में मुंह में पानी भर जाता है बीच में, जैसे कि वाटर ब्रैश बोलते हैं। ज़्यादा सलाइवा, एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाता है मुंह में, ये एसिड रिफ्लक्स होता है। यूजुअली दोनों अलग टर्म्स है मेडिकली। मतलब एसिडिटी और गैस्ट्रिक को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं मेडिकली,
एसिड रिफ्लक्स को गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं, GERD बोलते हैं मेडिकली। तो दोनों अलग है, कई बार दोनों साथ में मिल भी सकता है ना, दोनों साथ में एग्जिस्ट। दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं एक बार। हाँ, दोनों चीज़ें एक बार हो सकते हैं, दोनों को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं एक बार। सर ये एसिडिटी का मेन कारण क्या रहता है? आजकल हम कुछ खाने पीने में की वजह से रहता है कि हम कुछ तला भुना या कुछ खाते हैं, उससे रहता है, या और क्या कारण लगते हैं आपको? मैम एक्चुअली एसिडिटी का या डिस्पेप्सिया का कारण देखा जाए तो उसमें एक्चुअली दो चीज़ हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, मतलब मेजरली डिवाइड करना है तो दो चीज़ में डिवाइड करते हैं। एक तो ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया, दैट इज़ ऑर्गेनिक कॉजेस की वजह से, या दूसरा फंक्शनल डिस्पेप्सिया। ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया मतलब एसिडिटी या गैस्ट्रिक का सिम्टम्स हो रहे हैं पेशेंट को, उसके लिए कुछ रीज़न है। मानो कि कुछ पेशेंट्स को क्या होता है, H. pylori का इन्फेक्शन होता है, H. pylori के इन्फेक्शन से पेट में एसिड ज़्यादा सेक्रेट होता है, उससे उनको सिम्टम्स आती है। या कुछ पेशेंट्स को अल्सर्स होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स होता है, उसकी वजह से उनको एसिडिटी का सिम्टम्स आता है। या कुछ पेशेंट्स को अंदर कुछ मैलिग्नेंसी होता है, मतलब कैंसर की हो सकती है। ओल्ड एज पेशेंट जैसे कि मोर देन 60 ईयर्स वाला पेशेंट्स में कुछ मैलिग्नेंसी हो सकती है, उनमें भी एसिडिटी की तरह प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया। दूसरा एक और होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। फंक्शनल डिस्पेप्सिया मतलब अंदर पेट में कुछ एक्चुअली कुछ नहीं होता है, लेकिन स्टमक का सेंसेशन ज़्यादा रहता है उन पेशेंट्स में। कैसे होता है कि कुछ पेशेंट्स को जब एंगर एज होता है या कुछ उनका प्लेसेस चेंज होता है, कुछ होता है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, तब उनका ना खाने टाइम में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है पेट में। उस इन्फेक्शन के बाद, इन्फेक्शन क्लियर होने के बाद भी स्टमक को मेमोरी होता है, स्टमक का नर्व्स को मेमोरी होता है, वो क्या बताता है कि तुम्हें अभी भी इन्फेक्शन है। तो वो सेंस करता रहता है स्टमक बीच में। जैसे कि आप मान लो कि आप कभी गए, कहीं प्लेस चेंज किया, कभी स्ट्रेस हो गया, उस टाइम आपको कुछ साथ में इन्फेक्शन भी हुआ था। जब आप सिचुएशन आप दोबारा एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आप स्टमक में सेंसेशन दोबारा आपको फील होता है। उसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया बोलते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा कारण नहीं होते आपको, लेकिन एसिडिटी का फीलिंग होता है उस टाइम पे। वो ज़्यादा कुछ सीरियस इश्यूज नहीं होते हैं वो सारा। सर कुछ जैसे सिम्टम्स आ गए जैसे एसिडिटी के, हमने देखा कड़वा पानी आ गया, जो भी आपने हमें बताया। इसके अलावा अगर टेस्ट करवाने हो तो कौन से ऐसे टेस्ट होंगे जिनसे पता चलेगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है? मैम वैसे देखा जाए तो एसिडिटी के लिए ऐसे कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट को एसिडिटी हुआ, सिम्टम्स बेस्ड डायग्नोसिस होता है। मतलब आप कोई पेशेंट आया, वो आप मुझे सिम्टम्स बताएगा, अब मुझे हमें लगा कि ठीक है पेशेंट को एसिडिटी का सिम्टम्स है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट देंगे उनको। लेकिन कई बार कुछ पेशेंट्स का ना कुछ सिम्टम्स एटिपिकल होते हैं, मतलब कुछ सिम्टम्स होते हैं कि उसमें हमें लगता है कि एसिडिटी के अलावा इनको कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप मान लो कोई पेशेंट आया जिनको BP का भी इश्यूज़ है, उनको जबकि एक पहले दिन एक ही दिन के एसिडिटी का सिम्टम लेके आया, उनमें कई बार है ना एसिडिटी, हार्ट अटैक भी एसिडिटी की तरह प्रेजेंट हो सकता है। कुछ हार्ट अटैक्स होते हैं वो ऊपर वाले पेट में दर्द के साथ आता है, उनमें थोड़ा वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ऐसे कुछ आयाम है, क्लिनिकली लगा, पेशेंट को देखने के बाद लगा तो डॉक्टर साहब को ECG करवा सकते हैं। या कई बार गॉल ब्लैडर में ऐसे पित्त की थैली में जो स्टोन्स होते हैं, जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स का भी दर्द ऊपर वाले पेट में होता है, साथ में वॉमिटिंग भी होता है उसमें। अगर लगा पेशेंट को कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकती है। या कई बार पैंक्रियास बोल के एक ऑर्गन रहता है अंदर, वो खाना पचाने में हेल्प करता है। हमारा सारा प्रोटीन्स और फैट हम जो भी खाते हैं वो पचाने में पैंक्रियास हम हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर कई बार पैंक्रियास में सूजन आ गए तो उसमें भी ऊपर वाला पेट में दर्द होती है, वॉमिटिंग होती है। तो ये चीज़ अभी कई बार एसिडिटी के साथ कन्फ्यूज़ हो सकता है कई बार। तो कुछ पेशेंट्स होंगे जिनमें कुछ एसिडिटी के सिम्टम्स रिसेंटली ज़्यादा हो जाता है, या कई बार पहली बार ऑनसेट होता है, तब उनमें कई बार प्लेन एसिडिटी नहीं लगा तो डॉक्टर साहब को कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे में बेसिकली एसिडिटी कोई टेस्ट से कुछ डायग्नोज नहीं होता। ठीक है, अगर कुछ पेशेंट्स का कुछ रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, उस रेड फ्लैग साइंस है तो कुछ टेस्ट कराने की सारा ज़रूरत पड़ती है। सर कई बार जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि एंडोस्कोपी करवा लीजिए, तो एंडोस्कोपी की ज़रूरत कब पड़ती है? मैम सारे एसिडिटी पेशेंट्स के लिए एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो 100% ज़रूरत नहीं है भी नहीं बोल सकते, 100% ज़रूरत है भी नहीं बोल सकते। सो कुछ रेड फ्लैग साइंस जैसे हम बोलते हैं कि कुछ सिम्टम्स होती है, जैसे पेशेंट रिपोर्ट करते तो करनी है। जैसे कि कुछ गाइडलाइंस बताते हैं कि अगर मोर देन 55 ईयर्स के बाद आपको एसिडिटी का सिम्टम्स आ रहा है, या मोर देन 45 ईयर्स के बाद कुछ गाइडलाइंस बोलते हैं उसके बाद आपको एसिडिटी का सिम्टम्स आ रही है, तब आपको एंडोस्कोपी करवाना ज़रूरी है। या आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस ले रहे हो फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तब एंडोस्कोपी कराने की ज़रूरत होती है। या बार बार आपको उल्टियाँ हो रही है, या आपको वेट लॉस हो रहा है, मतलब अनइंटेंशनल वेट लॉस, आपने जानबूझ के वेट लॉस नहीं किया लेकिन अनइंटेंशनली वेट लॉस हो रहा है, तब करानी है। आपको क्या कि खून की उल्टी हुआ,
या ब्लैक कलर्ड स्टूल्स आ रहा है, जैसे कि कई का अंदर इंटरनल ब्लीडिंग का सिम्टम्स है आपको, तब एंडोस्कोपी कराने की ज़रूरत होती है। या आपको खून की कमी है, अच्छा कि आयरन डिफिशियंसी है, आयरन की कमी है और साथ में एसिडिटी भी है आपको, उन पेशेंट्स में एंडोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ती है। और एक और चीज़ है कि जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर है, मतलब जिसको एसिडिटी हो रही है, उनको रिलेटिव्स में, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मतलब पिताजी या माताजी, मम्मी या पापा या उनके ब्रदर्स या सिस्टर्स में किसी को गैस्ट्रिक कैंसर की या पेट का कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है पहले, उन लोगों में एंडोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ती है। सर आपने एक टर्म यूज़ की थी पहले, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, उसमें और एसिडिटी में क्या इनमें डिफरेंस है? मैम एक्चुअली एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया है और हमारा पेट में रहता है। यूजुअली इंडिया में आप देखा होता, अभी 100 पीपल में हमें टेस्ट करेंगे एच पाइलोरी का, कम से कम मोर देन 80 पीपल, मतलब मोर देन 80% लोग उसको पॉजिटिव आएंगे। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है और हमारे साथ ही पेट में रहता है, ठीक है, वो सिम्बायोसिस में रहता है, हमारे साथ ही जीता है, हमारे साथ ही रहता है, मोर देन 80% लोगों में। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, स्टमक में हम 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, स्टमक का 3 पार्ट्स करते हैं। सो स्टमक का एक पार्ट होता है पाइलोरस और बॉडी, अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ है एच पाइलोरी, तो वो एसिड सेक्रेशन ज़्यादा करता है पेट में, ठीक है, एसिड आउटपुट ज़्यादा करता है। तो जब एसिड आउटपुट ज़्यादा होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, तब पेशेंट का एसिडिटी का सिम्टम्स आता है, जैसे कि पेट में दर्द हो गया या ब्लोटिंग हो गया, भारीपन हो गया। हाँ, वो सब एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से कई बार होता है। तो जब भी आप पेशेंट आया हमारे पास एसिडिटी के हिसाब से आया, लेकिन थोड़ा सिम्टम्स ज़्यादा है उनको, तब हम हमेशा एच पाइलोरी टेस्ट करते ही है, वो ज़रूरी है उसमें करने। सर अगर टेस्ट की बात हो रही है तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि श्री हरि हॉस्पिटल जो गुडकर में है, यहाँ पर मतलब जो हमारे जो पेशेंट हैं आपके, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? गैस्ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट की बात हो गई, या फिर किस तरह के प्रोसीजर होते हैं, उन पे भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैम ये तो आपको आप जानते ही हो कि ये मंडी, कुल्लू या मनाली रीजन का हमारा पहला हॉस्पिटल है जिसपे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो बीइंग ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड बीइंग ए सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, सो हम स्पेशलिटी सर्विसेज विथ ऑप्टिमम केयर, मतलब हम चाहते हैं कि पेशेंट को स्टैंडर्ड केयर प्रॉपरली मिले, जैसे कि पेशेंट को लगना नहीं चाहिए कि केयर कम मिल रही है। तो इसलिए हमारे पास हाई क्वालिटी एंडोस्कोपी सिस्टम्स है, जो है उसमें तो HD इमेजिंग आती है, तो हम सारे एंडोस्कोपीज करते हैं, इवन डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक। जैसे कि आप कोई गैस्ट्रिक का पेशेंट आया, उनको एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़ी, हम एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, साथ में बायोप्सीज भी ले सकते हैं। बायोप्सी मतलब सैम्पलिंग कर सकते हैं, सैंपल्स ले सकते हैं, उसमें हम किसी किसी चीज़ के लिए भी सैंपल्स ले सकते हैं, जैसे कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए ले सकते हैं या पेशेंट को अल्सर मिला तो अल्सर के एड्स से बायोप्सी ले सकते हैं, कई बार अल्सर कैंसर के साथ एसोसिएटेड है उसको भी बायोप्सीज ले सकते हैं। और साथ में हम कोलोनोस्कोपीज भी करते हैं पेशेंट्स के जिनको ब्लीडिंग हो रहा है कैंसर डायग्नोसिस के लिए, या हम ERCP टेस्ट करते हैं। हमने हमारा पूरा एडवांस्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर है, ये पहली बार पूरा हिमाचल में यहाँ पे होती स्टेट्स। हम मेटल स्टेंट्स भी डालते हैं कैंसर पेशेंट्स को, हम पित्त की नली में स्टोन्स भी निकालते हैं, पित्त की नली में भी मेटल स्टेंट डालते हैं। अभी रिसेंटली हमने लेज़र किया, लेज़र ऑपरेशंस करके पेशेंट को बड़े बड़े स्टोन्स भी निकाला हुआ है पित्त की नली में विदाउट ओपन सर्जरी ऑपरेशंस। ये सारा फैसिलिटीज़ हम हिम केयर या आयुष्मान सेंट्रल एजेंसी जो बेनिफिट्स है उसमें किया गया है। ये सारा बहुत सारे जो प्रोसीजर्स हुए पहली बार ही हुआ है हिमाचल में अभी तक। सर एक मैं क्वेश्चन और जानना चाहूँगी, जैसे कईयों को एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, केमिस्ट के पास चले जाते हैं, कहते हैं कि गैस्ट्रिक हो रही है, कुछ दवाई दे दीजिए, पेंटाप्रोजोल दिया, सारा कुछ उस तरीके की दवाइयाँ ज़्यादातर लोग लेते हैं। तो क्या उन दवाइयों से कोई हार्म हो सकता है, या उन रिस्क है कोई, या कोई फ़ायदे उनको पेशेंट को होंगे उससे? मैम कई सालों से देखो एसिडिटी के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस तो है। सो पहले एंटासिड्स थे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम साल्ट्स का एंटासिड्स था, बाद में आया रेनिटिडिन, अभी लेटेस्ट ड्रग्स आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे कि पेंटोप्रोजोल आ गया, वो सारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अभी का लेटेस्ट एसिडिटी के ड्रग्स है। ये ड्रग्स ओवर द काउंटर मेडिकेशन से ये एसिड सिम्टम रिलीफ तो हर किसी को देता ही है, तो लेकिन ये ड्रग्स से ऐसा कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। जैसे कि आप शॉर्ट टर्म में ले लिए, 1 महीने के लिए ले लिए, 2 महीने के लिए, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन कुछ लार्ज स्टडीज़ बताए, जैसे कि लार्ज स्टडीज़ मतलब जैसे कि 1000 10,000 लोग या 20,000 लोग से जितना भी उन्होंने स्टडी किया होगा, उन स्टडीज़ में बताया गया कि आप अगर लगातार 2 साल या 5 साल से ज़्यादा लेते हो, तब कुछ विटामिन B12 शरीर में कम हो सकता है, और मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो सकती है, वो भी ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा तो इस मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन आप मेडिकेशन लेने के बाद भी कम नहीं हो तो ज़रूर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि
एसिडिटी का कुछ और कारण भी हो सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। तो ये थे डॉक्टर नवीन कुमार जो कि श्री हरिहर हॉस्पिटल जो कि गुडकर में है, वहाँ पर एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दर्शकों, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि मंडी कुल्लू मनाली वाला जो रीजन है हमारा लोअर बेल्ट, यहाँ पर ये एकमात्र डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। और यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था, वो सारी फैसिलिटी आपको श्री हरिहर हॉस्पिटल में मिल रही है। तो आप यहाँ पर आके अपना चेकअप कभी भी करवाइए। डॉक्टर नवीन जो हैं वो यहीं पर होते हैं, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो और वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं, आज भी हमने सर से टाइम लिया था बड़ी मुश्किल से, जब भी आते हैं कभी ओटी में मिलते हैं, कभी ओपीडी में बैठे होते हैं, तो सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मुझे यानी मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त, और साथ ही आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा आपको ये कार्यक्रम लगा, और भी कई टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछें, तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सर एक बार फिर से। थैंक यू मैम। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।